कहानी के भाग 10 को अगर आप लोगों ने नहीं सुना है तो वो हमारे चैनल यूपी ब्लॉगर पूजा सिंह पर अपलोड है। उसका लिंक मैं नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप लिंक पर क्लिक करके इस कहानी के 10वें भाग को ज़रूर सुनें। सिया सोचते सोचते अंदर जाती है और प्रिंसिपल सर से मिलती है। वहाँ के प्रिंसिपल सिया के पहचान के रहते हैं और उसे समझाते हैं। सिया, क्या हम अंदर आ सकते हैं सर? प्रिंसिपल सर, हाँ सिया आओ। इतनी देर कैसे हो गई, कहाँ थी अभी तक? सिया सकुचाते हुए बोली, सर वो हमें किसी ने बताया कि आपका ऑफिस 4th फ्लोर पर है, तो हम वहाँ चले गए थे और भटक गए थे। प्रिंसिपल ने गुस्से में कहा, किसने तुम्हें गलत पता बताया, मुझे बताओ, मैं उसकी खबर लेता हूँ। सिया, कोई बात नहीं सर, वैसे भी हमें उनके बारे में कुछ नहीं जिन्होंने हमें गलत पता बताया है। प्रिंसिपल, तुम कहती हो तो ठीक है, लेकिन फिर तुम वहाँ से कैसे आई? सिया, वो हमें एक सीनियर मिल गए थे, अक्षत जी, उन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। प्रिंसिपल, तो आज पहले ही दिन तुम्हारी मुलाकात अक्षत से हो गई। वैसे उससे दूर ही रहना, वो बहुत गुस्से वाला है और कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे तुरंत बताना। जाओ, अब तुम्हारी अलग क्लास लगने वाली है। सिया ने सिर हिलाकर हाँ कहा और बाहर चली गई। सिया क्लास की तरफ जाते जाते सोचने लगी, सब अक्षत जी के बारे में इतना सब कहते हैं, लेकिन हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा। उल्टा उन्होंने हमारी मदद भी की। हमने उन्हें थैंक यू भी नहीं कहा। पहले क्लास अटेंड कर ले, फिर बाद में थैंक यू बोल देंगी। सिया अपने क्लास में चली आई और आस्था के पास बैठ गई। आस्था, क्या हुआ, क्या सोच रही है और इतनी देर से कहाँ थी? सिया मन ही मन सोचा कि अगर आस्था को बताया तो वो पता नहीं और क्या क्या बोलकर हमें डराने लगेगी। पहले उन्हें थैंक यू कह दूंगी, फिर आस्था को सब बता दूंगी। सिया ने कुछ सोचकर कहा, वो हम प्रिंसिपल सर के पास गए थे तो थोड़ा टाइम लग गया। तभी क्लास में सर आ गए और सब पढ़ने बैठ गए। कुछ देर बाद क्लास ख़त्म हुई तो सिया और आस्था क्लास से निकलकर बाहर सीढ़ियों की तरफ आए और वहाँ उन्हें वर्षा मिल गई। वर्षा ने सिया से दूर से ही देख लिया था और सिया से व्यवहार बनाने में लग गई। वर्षा, हाय सिया, मैं वर्षा हूँ। वैसे तो तुम्हारी सीनियर हूँ, पर तुम्हारी सिंगिंग की फ़ैन हूँ। और इतना कहकर वर्षा ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। सिया ने कहा, पर मैम आप मेरी सीनियर हैं, मैं आपसे हाथ कैसे मिला सकती हूँ? वर्षा ने मुस्कुराकर कहा, अगर कॉलेज की रैंकिंग से बचना है तो हाथ मिला लो और हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। सिया और आस्था ने एक दूसरे की तरफ देखा और आस्था ने तुरंत वर्षा से हाथ मिला लिया और कहा, मैम मेरा नाम आस्था है और इसे तो आप जानती ही हैं। सिया ने भी सकचाकर वर्षा से हाथ मिलाया और कुछ सोचते हुए कहा, वैसे आपने हमें गाते हुए कहाँ सुना था? वर्षा ने मुस्कुराकर कहा, जब समीर और अक्षत को तुम गाना सुना रही थी तभी। सिया ने डरते हुए कहा, वो तो उन्होंने हमारी रैगिंग ली थी, इसलिए हमें मजबूरी में गाना पड़ा। वर्षा ने कहा, डोंट वरी, अब तुम दोनों हमारे ग्रुप में हो, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। कुछ ही देर में समीर और अक्षत वहाँ आ गए और अनजान बनते हुए कहने लगे, और आप दोनों यहाँ वर्षा के साथ? दोनों की सांसें ही अटक गई और डर उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। वर्षा ने कहा, इन दोनों से मिलो, ये हैं अक्षत और समीर, ये मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। तुम्हें कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तुम इन्हें या फिर मुझे कह सकती हो। अक्षत तो बस उसकी आंखों में खोया हुआ था और समीर अक्षत को देखकर मुस्कुरा रहा था। आस्था ने कहा, मैम हम चलते हैं, हॉस्टल के लिए निकलना है। और वो दोनों वहाँ से जल्दी से निकल गई। समीर ने कहा, एक ये है मजनू जो सिया को बड़े प्यार से देखता रहता है और एक वो है जिसकी अक्षत को देखकर सांसें ही रुक जाती है। नज़र मिलाना तो दूर, एक बार नज़र उठाकर भी नहीं देखती। वर्षा ने दोनों को घूर कर कहा, अच्छा खासा बातें करने लगी थी मैं दोनों से, लेकिन बीच में तुम दोनों
आ गए। थोड़ी देर बाद आते तो उसकी कुंडली भी मैं निकाल लेती। दोनों चुपचाप खड़े वर्षा की डांट सुन रहे थे। वर्षा ने कहा, अब चुपचाप खड़े क्यों हो, चलो यहाँ से। सब चल दिए। रात में बिस्तर पर लेटे हुए दोनों एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे थे। सिया मन ही मन सोच रही थी कि कुछ तो अलग बात है उसमें, जो वो हमेशा हंसते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनकी आंखों में एक खालीपन रहता है और उनके बारे में कितना कुछ कहते हैं सब, और मुझे सब झूठ क्यों लगता है। सिया को कुछ देर बाद आवाज़ की याद आई जो उसने कॉलेज में सुनी थी। सिया अब अक्षत को भूलकर उस आवाज़ के बारे में सोचने लगी। सिया मन ही मन सोचने लगी, कुछ तो था उस आवाज़ में जो हमें अपनी तरफ खींच रही थी। एक अजीब सी कशिश थी उस लड़की की आवाज़ में। सिया को सोचते सोचते कुछ देर में नींद आ गई। इधर अक्षत का भी यही हाल था। वो बिस्तर पर करवटें बदल रहा था और सिया को यादों में खोया हुआ था, और समीर वर्षा से फ़ोन पर बातें करने में लगा था। आज अक्षत को समीर के ऊपर चिढ़ नहीं हो रही थी। वो सारी दुनिया से बेखबर आंख बंद करके सिया की आंखों को देख रहा था और मंद मंद मुस्कुरा रहा था। और समीर का ध्यान अब अक्षत की तरफ गया कि आज ये मुझे क्यों परेशान नहीं कर रहा, नहीं तो अभी तक पूरा कमरा सिर पर उठा लेता। समीर ने फ़ोन स्पीकर पे डाला और वर्षा को चुपचाप सब सुनने के लिए कहा और खुद अक्षत के मज़े लेने लगा। समीर, क्या बात है भाई, आज तूने मुझे कुछ नहीं, मैं पिछले 2 घंटे से वर्षा से बात कर रहा हूँ और तूने मुझे एक शब्द भी नहीं कहा। मैंने तो सोचा था कि तू अब मुझसे झगड़ा करेगा, पर यहाँ तो मेरा भाई ही नहीं है, यहाँ कोई और है। कहाँ खोया हुआ है? अक्षत ने तकिए को प्यार से गले लगाकर कहा, तेरी होने वाली भाभी के बारे में सोच रहा हूँ। कितनी प्यारी है ना वो, कितना प्यार से बात करती है। लगता है कि अगर एक बार प्यार से जान मांग ले तो वो भी दे दूँ। वर्षा ने हंसते हुए कहा, बस कर मजनू, जान दे देगा तो पूरी ज़िंदगी वो किसके साथ बिताएगी। अक्षत ने समीर को घूर कर देखा और कहा, अबे तुम साले गजब के कमीने हो। वर्षा को भी सारी बातें सुना दी। चल हो गया, कोई बात नहीं, आज तेरा भाई बहुत खुश है और तुझे माफ़ करता है। वर्षा और समीर हैरान थे कि ये तो सच में बदल गया। अक्षत अब ना तो झगड़ा करता है ना गुस्सा करता है। समीर दूर जाकर फिर से वर्षा से बात करने में बिजी हो गया और अक्षत फिर से सिया के ख्यालों में खो गया। अगले दिन जब फिर से सब कॉलेज पहुँचे, फिर वही रोज का काम, पर आज सिया के मन में उस आवाज़ वाले लड़के को ढूंढने की उत्सुकता थी। वो तो बस क्लासेस ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही थी। क्लास ख़त्म हुई। सिया ने आस्था को लाइब्रेरी में जाने को कहा और खुद बहाना बनाकर फिर से 4th फ्लोर पर चली गई। फिर से वही लड़का ऊपर गाना गा रहा था और सिया ने इस बार फ़ोन को साइलेंट करके उसकी आवाज़ रिकॉर्ड कर ली। पर जब वो लड़का मुड़ने ही वाला था कि आस्था का मैसेज आ गया कि कहाँ है तू, जल्दी आ, नहीं तो मैं चली जाऊँगी। सिया का पूरा ध्यान मैसेज पढ़ने में चला गया और उस लड़के ने देख लिया कि कोई उसे खिड़की से देख रहा है, तो वो चुपचाप टेबल के पीछे छुप गया। सिया ने काफ़ी देर तक उसका बाहर आने का इंतज़ार किया और सिया को एक बार फिर खाली हाथ लौटना पड़ा, लेकिन लड़के को सिया की घड़ी मिल गई जो सिया के हाथ से टूटकर वहीं पर गिर गई थी। इन सब से बेखबर सिया नीचे लाइब्रेरी में गई और आस्था ने सवालों की शुरुआत कर दी। आस्था, कहाँ चली गई थी तू? सिया ने कुछ सोचकर कहा, अरे वो माँ का कॉल आ गया था तो बात करने लगी थी। आस्था ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, तेरे घर वाले ना तुझे छोटी सी बच्ची समझकर दिन भर फ़ोन करते हैं। सिया ने मुस्कुराकर, हर माता पिता अपने बच्चे को हमेशा छोटा ही समझते हैं, चाहे वो कितने बड़े हो जाएं, समझी। अब कुछ पढ़ ले। दोनों बैठकर पढ़ने लगी। इधर अक्षत सिया को बड़े प्यार से देख रहा था। वो किताब के सामने की हुए था, लेकिन ध्यान सिर्फ सिया की तरफ था, लेकिन सिया तो केवल किताबों में ही घुसी हुई थी।
जब दोनों पढ़कर बाहर निकली तो वर्षा भी उनके पीछे आ गई और दोनों से बातें करते करते उनका फ़ोन नंबर भी ले लिया और अपना नंबर दे दिया। थोड़ी देर में दोनों अपने हॉस्टल आ गए और वर्षा ने सबको खुशखबरी दी। समीर ने खुश होकर कहा कि क्या बात है मेरी शेरनी, तूने तो कमाल कर दिया। अक्षत ने उतावला होकर कहा, उसका नंबर क्या है? वर्षा ने मुंह लटकाकर कहा, पहले कुछ खिला तो दे यार, जोर की भूख लगी है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। समीर ने कहा, बस कर पिट्टू, कितना खाएगी, अभी सुबह ही मैंने तुझे 2 बर्गर खिलाया है। वर्षा ने चिढ़ते हुए कहा, तो इतने में पेट भरता है क्या? इतना बड़ा काम किया है मैंने तो कुछ तो इनाम बनता है ना मेरा। अक्षत ने हंसते हुए कहा, अरे यार अब तुम दोनों लड़ो मत, चलो कैंटीन, मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी कुछ खाना है। वर्षा ने समीर को चिढ़ाते हुए कहा, सीख लो कुछ अपने भाई से, कितना समझदार है। समीर ने मुंह बनाते हुए मन ही मन कहा, उसे नंबर चाहिए इसलिए तेरी आवभगत कर रहा है, नहीं तो अभी बताता तुझे। अक्षत ने समीर का मुंह देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जितनी गालियां देनी है दे ले, पर रहना तो तुझे मेरे साथ ही है। समीर ने मासूम सा मुंह बनाकर कहा, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। अक्षत और वर्षा दोनों उसे देखकर हंसने लगी। सब कैंटीन में खा पीकर कॉलेज से निकल गए। सिया रात भर उस आवाज़ वाले लड़के के बारे में सोचती थी और आखिर ये कौन है जो सिर्फ अकेले में ही गाता है जबकि उसकी आवाज़ इतनी अच्छी है। सिया कुछ दिनों तक रोज़ इसी तरह जाकर वहाँ उसे ढूंढती, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। लड़के ने अब वहाँ जाना छोड़ दिया था। एक दिन अक्षत कहीं पर नहीं दिखा रहा था तो कुछ सीनियर्स ने सिया और आस्था को बाहर ही पकड़ लिया और उनकी रैगिंग लेने लगी। एक लड़का ने मुस्कुराकर कहा, उस दिन तो हम सब से बच गई थी तुम दोनों, आज कहाँ बचकर जाओगी? आज तो अक्षत भी नहीं दिख रहा है। सिया और आस्था दोनों बहुत डर गई थी। तभी सिया का फ़ोन बजने लगा। सिया ने डरते हुए कहा, माँ का फ़ोन है, और जल्दी से फ़ोन उठा लिया, लेकिन फ़ोन वर्षा का था। सिया, हेलो वर्षा, कहाँ पर हो तुम दोनों? आओ जल्दी, कैंटीन पर मिलते हैं। सब सिया आगे कुछ बोल पाती, इससे पहले ही उसे कुछ जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी और वो वहाँ से दौड़ कर चली गई। बची अब बेचारी आस्था, वो चुपचाप खड़ी थी। अब उन सीनियर्स को गुस्सा आने लगा। वो आपस में बात करने लगे कि कुछ ही दिन हुए हैं इस लड़की को आए हुए और इसकी हिम्मत तो देखो, ये बिना कुछ बोले ही चली गई, इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। एक लड़के ने कहा, उस अक्षत की वजह से ये ज़्यादा भाव खा रही है। आस्था ने देखा सब आपस में बात कर रहे हैं तो उसने मौके का फ़ायदा उठाया और दबे पाँव वहाँ से भाग खड़ी हुई। एक लड़के ने उसे रोकने की भी कोशिश की, लेकिन दूसरे ने मना कर दिया और कहा, छोड़ जाने दे उसे, हमें तो बस एक से ही मतलब है। और वो सब हंसने लगे। इधर सिया जल्दी जल्दी ऊपर पहुंची, लेकिन तब तक सब नीचे कैंटीन में चले गए थे। वहाँ कोई नहीं था। वो उदास होकर कैंटीन चली गई और आस्था को भी कॉल करके बुला लिया। वर्षा ने सिया का मुंह लटका हुआ पाकर कहा, क्या हुआ, क्यों परेशान हो? सिया ने धीरे से कहा, आज फिर चूक गए हम। तब तक आस्था भी आ गई और उसने कहा, मैम आज हम बाल बचे, कुछ सीनियर्स ने हमें पकड़ लिया था और हमारी रैगिंग लेना चाहते थे। वर्षा ने गुस्सा दिखाते हुए कहा, तो मैंने तुम्हें नंबर क्यों सेव करने के लिए दिया है? कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो एक कॉल कर देना, समझी तुम दोनों? अक्षत और समीर दूसरी टेबल पर बैठे सब सुन रहे थे। अक्षत को गुस्सा आ रहा था पर उसने कुछ नहीं कहा। समीर ने गुस्से में कहा, वो कमीने मेरी भाभी की रैगिंग लेंगे, नहीं छोड़ूंगा उनको। अक्षत ने कहा, छोड़ना यार, बात बात पे भड़क जाता है, अगली बार देख लेंगे उन्हें, अगर दोबारा कुछ किया तो फिर हम दोनों हैं ना। समीर ने शांत होते हुए कहा, ठीक है इस बार छोड़ दिया, पर अगली बार सबको पीट डालूंगा अकेले ही। अक्षत ने मुस्कुराकर समीर की तरफ देखा और कहा, थोड़ी ज़्यादा नहीं हो गया? साउथ की फिल्में कम देखा कर। सब वहाँ से बाहर निकल रहे थे
तब नोटिस बोर्ड पर फ्रेशर्स पार्टी का नोटिस लगा हुआ था जो 1 हफ्ते बाद होनी थी। ड्रेस कोड लड़कियों के लिए साड़ी और लड़कों के लिए कोट सूट। आस्था बहुत उत्साहित थी फ्रेशर पार्टी के लिए और सिया को तो बस उस लड़की की टेंशन थी। दोनों हॉस्टल चली गई और अपनी अपनी पढ़ाई में जुट गई। अगले दिन आस्था की तबीयत खराब थी तो वो कॉलेज नहीं आ पाई थी तो सिया को अकेले ही आना पड़ा। वो कॉलेज ख़त्म होने के बाद लाइब्रेरी में जाकर पढ़ने लगी जहाँ उसे पढ़ते पढ़ते टाइम का पता ही नहीं चला और उसे देर हो गई। जब उसका ध्यान हटा और उसने टाइम देखा तो घड़ी में शाम के 6 बज गए थे। वो जल्दी जल्दी अपनी बुक्स जमा करके बाहर निकली। तब तक उसे और देर हो गई। वो कॉलेज के बाहर आ गई लेकिन तब तक थोड़ा अंधेरा हो चुका था और उसे डर भी लग रहा था क्योंकि उसने कभी अकेले सफ़र नहीं किया था और हॉस्टल तक जाने के लिए उसे कोई भी ऑटो नहीं मिल रहा था। 1 घंटे तक इंतज़ार करते हुए वो वहीं खड़ी रही पर उसे कोई भी ऑटो नहीं मिला और वो आस्था को भी परेशान नहीं करना चाहती थी। सिया का डर बढ़ता जा रहा था और कुछ लड़के भी वहाँ उसके पास आसपास घूमने लगे। उसे वर्षा की याद आई और सिया ने तुरंत वर्षा को कॉल किया और सब बता दिया। वर्षा ने कुछ इंतजाम करने का कहकर फ़ोन काट दिया। कुछ लड़के उसे अकेला और डरा हुआ समझकर उसे छेड़ने लगी। अब सिया और ज़्यादा डरने लगी और रुआसी हो गई। सिया कॉलेज वापस भी नहीं जा सकती थी क्योंकि टैक्सी स्टैंड से कॉलेज थोड़ा दूर था। एक लड़के ने हंसते हुए कहा, क्यों मैडम, किसका इंतज़ार कर रही हो? आओ कुछ देर हमारे साथ बिता लो फिर चली जाना। और एक लड़का उसके बैग को खींचने लगा। क्या रखा है मैडम इसमें, हमें भी दिखाना। उनमें से एक लड़के ने देखा तो भाई तो कपड़ों को क्या खुशबू आ रही है और सिया का दुपट्टा खींचने लगा। सिया रोते हुए वहाँ से भागने लगी और वो लड़की भी उसके पीछे भागने लगी। सिया दौड़ते हुए कुछ ही दूर पहुँची थी कि एक लड़के से भिड़ गई। सिया भागते भागते एक लड़के से टकरा गई और उसने तुरंत उसका चेहरा देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि अक्षत था। सिया अक्षत के पीछे जाकर खड़ी हो गई। उसे अक्षत से बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। वो अपने आप को अक्षत के साथ सुरक्षित महसूस कर रही थी। अब वो लड़के भी उसके पास आकर खड़े हो गए। उनमें से एक ने कहा, देख भाई, लड़की को हमारे पास भेज दे और यहाँ से निकल जा, हमारा काम हो जाए फिर आ जाना। अक्षत ने सिया का हाथ पकड़ा और कहा, चलो यहाँ से। वो लड़के अक्षत के सामने खड़े हो गए और अक्षत से कहते हैं, अबे बहरा है क्या, सुनना नहीं, हमने क्या कहा, लड़की को छोड़कर भाग जा यहाँ से। अक्षत ने कुछ सोचकर मुस्कुराकर कहा, अगर मना कर दूँ तो? एक लड़के ने उसके दिमाग में ऐसी बात नहीं घुसेगी, दे साले को 2-3 खींचकर। एक लड़का अक्षत को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ा। तभी अक्षत ने उसे पकड़कर जल्दी जल्दी 2-4 मुक्के लगा दिए और जल्दी से उसका बेल्ट निकाल कर उन सबको पीटने लगा। वो लड़के अक्षत को धमकी देते हुए वहाँ से भागने लगे। अक्षत भी उनके पीछे दौड़ना चाहता था और थोड़ी आगे बढ़ा पर सिया ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। अक्षत ने पीछे मुड़कर देखा तो सिया की आंखों में आंसू थे और वो रो रही थी। सिया ने रोते हुए कहा, प्लीज़ अक्षत जी रुक जाइए प्लीज़, हम झगड़ा नहीं चाहते, हमें बहुत डर लग रही है। और इतना कहकर सिया अक्षत से लिपट गई। सिया ने अक्षत को कसकर पकड़ लिया और कहा, हमें हॉस्टल जाना है, आप हमें वहाँ तक पहुँचा दीजिए प्लीज़। अक्षत ने उसे खुद से अलग किया और उसके आंसू पोंछकर मुस्कुराकर कहा, तुम यहाँ क्या कर रही थी? सिया अब तक चुप हो गई थी। उसने कहा, हम लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे और हमें पता नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया और हम बाहर निकले, पर हॉस्टल तक जाने के लिए हमें कोई ऑटो नहीं मिल रहा था और फिर से ये सब हो गया। अक्षत ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है चलो, पर मैं बाइक लेकर नहीं आया हूँ तो तुम्हें वहाँ तक पैदल चलना पड़ेगा। थोड़ी दूर तक उसका रूम था और वो दोनों वहाँ तक पैदल चलने लगे। आस्था ने सिया को कॉल किया। सिया ने फ़ोन उठाया
आस्था परेशान होते हुए कहती है, कहाँ हो तुम सिया? 8 बज रहे हैं, अभी तक हॉस्टल नहीं पहुँची हो। सिया ने कहा, हम सब कुछ देर में पहुँच रहे हैं, बाकी बात हम तुम्हें आकर बताते हैं। सिया ने फ़ोन काट दिया और तब तक अक्षत का फ्लैट भी आ गया था। अक्षत ने बाइक बाहर निकाली और सिया से बैठने को कहा। सिया अक्षत से थोड़ी दूर पर बाइक में बैठ गई। अक्षत ने हंसते हुए कहा, पकड़ कर बैठना। सिया ने धीरे से कहा, अक्षत ने बाइक चलाना शुरू किया। सिया ने अपने हॉस्टल का पता बताया, जो कॉलेज से 5 किलोमीटर दूर था। सिया कुछ बोल नहीं रही थी। वो चुपचाप बैठी थी और पढ़ाई करते करते थक गई थी। कुछ ही देर में उसे नींद आने लगी और उसने अक्षत को पकड़ लिया और उसकी आंखें मूंद गई। अक्षत को सिया के छूने से महसूस हुआ कि वो सो रही थी। उसने बाइक को साइड में रोक दिया और सिया को उठाने लगा, पर सिया नहीं उठ रही थी। मजबूरी में उसने सिया के दुपट्टे से खुद को फंसाकर उसे बांध लिया। अक्षत ने फिर से बाइक स्टार्ट की और हॉस्टल की तरफ चल दिया। अक्षत बार बार उसके चेहरे को देखकर मुस्कुराता और सिया के छूने के एहसास को अपने दिल तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। अक्षत को अंदर ही अंदर बहुत खुशी हो रही थी कि सिया अब धीरे धीरे उस पर भरोसा करने लगी है। सिया बहुत प्यारी लग रही थी सोते हुए। अक्षत बार बार उसे बाइक में लगे शीशे में देखा। कुछ ही देर में दोनों हॉस्टल पहुंच गए। अक्षत ने बाइक रोकी और सिया को उठाने लगी, पर सिया नहीं उठ रही थी। अक्षत ने सिया को जोर से हिलाया और सिया उठ गई। अक्षत ने सिया को खुद से अलग किया। सिया ने सकुचाते हुए कहा, हमें माफ़ कीजिएगा, हमें ठंडी हवा लगी है तो हमें नींद आने लगती है। अक्षत मुस्कुराने लगा। अक्षत ने कुछ नहीं कहा। सिया की नज़र अक्षत के हाथ पर पड़ी जिसमें चोट लगी थी। सिया ने कहा, आपको तो चोट लगी है, आप यहीं रुकिए, हम फर्स्ट एड बॉक्स लाते हैं। अक्षत ने कहा, कोई बात नहीं, छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। पर सिया ने अपने बैग से रुमाल निकाल कर अक्षत के हाथों में बांध दिया और कहा, रूम पर जाकर अपने हाथ पर दवाई लगा लीजिएगा, समझी? अक्षत को सिया के चेहरे पर अपने लिए फिक्र दिखी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, बांध लूँगा। सिया का ध्यान उसकी चोट पर ही था, तो अक्षत ने सिया का ध्यान हटाने के लिए उससे बातें करना शुरू कर दिया। अक्षत ने कहा, एक बात पूछूं, तुम इतना डरती क्यों हो? सिया ने धीरे से कहा, हम अपनी माँ और पिताजी से कभी दूर नहीं रहे हैं और हमारे पिताजी ने कभी हमें अकेले जाने नहीं दिया, इसलिए हमें थोड़ा डर लगता है। अक्षत ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, अब मैं चलता हूँ, रात हो रही है। सिया ने प्यार से कहा, सुनिए। अक्षत ने उसकी तरफ देखा। सिया ने मुस्कुराकर कहा, हमारी मदद करने के लिए आपका शुक्रिया। अक्षत मुस्कुराने लगा और सिया को प्यार से देखने लगा। पर आज एक और चीज़ बदल गई थी। सिया भी अक्षत को देखकर प्यार से मुस्कुरा रही थी। सिया अंदर जाने लगी और जाते जाते पलटकर फिर अक्षत को देखा और मुस्कुराकर अंदर चली गई। अक्षत उसे अंदर जाते हुए देखता रहा। इस बार अक्षत को सिया की आंखों में अपने लिए कुछ खास दिखा। वो था क्या ये सिया ही जानती थी, या शायद वो भी इस सब से अनजान थी? जो भी था, पर सिया जाते जाते अक्षत का दिल जरूर ले गई थी। अक्षत ने बाइक मोड़ी और मुस्कुराता हुआ अपने फ्लैट की तरफ चल दिया। अक्षत अपने फ्लैट पहुंचा और अंदर चला गया। समीर ने उसकी हालत देखकर कहा, कहाँ चला गया था तू? अक्षत ने प्यार से समीर को गले लगा लिया और बोला, तेरी भाभी को उसके हॉस्टल छोड़ने गया था। समीर खुश हो गया और कहा, पूरी बात बता, क्या क्या हुआ? अक्षत ने उसे झगड़े से लेकर हॉस्टल से निकलने तक की सारी बातें बता दी। समीर खुशी से उछल पड़ा और अक्षत की पीठ थपथपाते हुए कहा, शाबाश मेरे, तू तो छा गया। और अपनी जेब से 500 की नोट निकालकर अक्षत के ऊपर घुमाकर खुद ही अपनी जेब में रख लिया। अक्षत ने हैरान होकर कहा, ये क्या था? समीर ने कहा, मेरा प्यार था रे पगले, और अक्षत के गले लग गया। अक्षत ने उसे दूर करते हुए कहा, भाग साले यहाँ से, छिछोरे कहीं का। समीर ने भी उसे छेड़ते हुए कहा, हाँ भाई, अभी भाभी के गले लगकर आए हो, अब हमें कौन पूछेगा? और वर्षा को कॉल करके बात करने में लग गया।
अच्छत को ना अपनी चोट की सुध थी ना किसी और चीज़ की, और अच्छत सिया की मीठी यादों में खो गया। अगले दिन कॉलेज में क्लास ख़त्म होने के बाद सिया ने आस्था को लाइब्रेरी में जाने का बोल दिया और खुद आवाज़ वाली मिस्ट्री सॉल्व करने निकल गई। सिया ने अच्छत को ऊपर जाते हुए देखा तो वो भी उसके पीछे पीछे ऊपर 4th फ्लोर पर चली गई। सिया अच्छत को देखकर थोड़ा सोच में पड़ गई कि ऊपर जाकर करते क्या हैं, आज इनका पीछा करते हैं। अच्छत अंदर कमरे में अपना छुपा हुआ गिटार बाहर निकाला और सिया को याद करके गाने लगा। अच्छत को बार बार हॉस्टल के बाहर सिया का मुड़कर देखना और मुस्कुराकर चले जाना याद आ रहा था। सिया भी चुपचाप छुपकर सब सुन रही थी। सिया हैरान थी कि जिस आवाज़ को वो इतने दिनों तक ढूंढ रही थी वो अच्छत की है। वो इतना अच्छा गा रहा था कि सिया बस उसकी आवाज़ में खो गई और अच्छत अपनी धुन में मस्त था। अच्छत सिया की आंखों को इमेजिन करते हुए गा रहा था। कोई दिल बेकाबू कर गया, कोई इसका देह में भर गया, आँखों आँखों में वो लाखों गल्ला कर गया ओए, और रब्बा मैं तो मर गया ओए, सदाई मुझे कर गया ओए। तभी अच्छत का फ़ोन बजा और वो बात करने लगा और बात करके गिटार छुपा कर नीचे चला गया। सिया को जब एहसास हुआ कि अच्छत नीचे चला गया है तो वो बाहर निकली और अब उसे ये पता चल गया था कि अच्छत ही है वो आवाज़ वाला लड़का जो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो खुशी से उछलने लगी। सिया कुछ देर में शांत हुई और इधर उधर देखने लगी और फिर मुस्कुराते हुए लाइब्रेरी में चली गई। आज उसका मन किताबों में नहीं लग रहा था, वो सिर्फ किताबों को देखकर मुस्कुरा रही थी। बहुत देर से आस्था ये सब देख रही थी और उसने पूछा कि क्या हुआ, तू मुस्कुरा क्यों रही है? सिया ने अपनी हंसी को छुपाते हुए कहा, हम कहाँ मुस्कुरा रहे हैं, तुम पढ़ने में ध्यान दो चलो। आस्था को समझ आ गया कि सिया के हाव भाव बदल रहे हैं। दोनों बाहर निकली और वर्षा, समीर और अच्छत बाहर सीढ़ियों के पास खड़े बात कर रहे थे। वर्षा सिया से पूछने लगी कि कल तुम फिर ठीक ठाक अपने हॉस्टल पहुंच गई थी ना? सिया ने अच्छत की तरफ मुस्कुराकर देखा और कहा, हाँ मैम। वर्षा ने कहा, ठीक है, फिर मिलते हैं बाद में। वर्षा, समीर और अच्छत कैंटीन में चले गए और वहाँ आपस में बातें करने लगी। सिया और आस्था अपने हॉस्टल के लिए निकल गई। दोनों अपने कमरे में पढ़ रही थी। आस्था ने कहा, क्या हुआ सिया, तू कुछ बदली बदली सी लग रही है। सिया ने कहा, क्यों, क्या हुआ? आस्था ने कहा, तूने मुझे नहीं बताया कि कल क्या क्या हुआ था, तू लेट हॉस्टल से क्यों आई थी? सिया ने आस्था को सब कुछ बता दिया और अब आस्था को समझ आने लगा सिया में ये सारे बदलाव कैसे आ रहे हैं। 2 दिन बाद फ्रेशर पार्टी थी और सिया ने भी अपने दिमाग में एक प्लान बना लिया था। इधर हर रात अच्छत सिया को सपने देख देख मुस्कुराता रहता और सपने में ही सिया के साथ अपनी सारी ज़िंदगी बिताने तक का पूरा सफ़र तय कर लेता। उससे अब रहा नहीं जा रहा था। उसे लग रहा था कि कितनी जल्दी वो अपने दिल की बात सिया को बता दे, पर उससे पहले वो खुद कंफर्म करना चाहता था कि सिया भी उसे चाहती है या नहीं। अच्छत मजबूर वो सिया को से उसका नंबर भी नहीं ले सकता था कि कहीं वो बुरा ना मान जाए और या फिर अच्छत को गलत ना समझ ले। इसी उधेड़ धुन में उसके दिन कट रहे थे। फ्रेशर पार्टी के दिन कॉलेज की छुट्टी थी और अच्छत अंदर ही अंदर सिया को देखने के लिए तड़प रहा था। हर एक मिनट बीतने के साथ ही उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सारी तैयारियां हो चुकी थी और धीरे धीरे सब आते जा रहे थे, पर अच्छत की नज़र तो बस सिया को ही ढूंढ रही थी। और फाइनली अच्छत का इंतज़ार ख़त्म हुआ। सबकी नज़र हॉल के मेन गेट पर ठहर गई। ब्लैक साड़ी में लिपटी हुई सिया आस्था के साथ अंदर आ रही थी। ना कोई मेकअप, ना कुछ, सादगी में वो और कहर ढा रही थी और अच्छत के साथ साथ वहाँ मौजूद हर शख्स की धड़कनें बढ़ रही थी। सिया और आस्था वर्षा के पास आकर खड़ी हो गई। अच्छत का सब्र जवाब दे चुका था। वो आगे बढ़ा और वर्षा की आंख से हल्का सा काजल निकालकर सिया के कान के पीछे टीका लगा दिया। वहाँ मौजूद हर शख्स अवाक सा खड़ा रह गया कि ये आखिर
कर क्या रहा है? समीर ने अक्षत के कंधे पर हाथ रखा और उसके कान में धीरे से बोला, रोमियो मेरे भाई, यहाँ हर कोई तेरे और तेरी जूलियट को देख रहा है, तो जो भी करियो थोड़ा सोच समझ कर। अक्षत अब कुछ संभला। उसने आस्था के पास जाकर भी उसके कान के पीछे काला टीका लगा दिया और उसकी नज़र उतारने लगा। अक्षत ने कहा, अरे वाह, आज तो सब कितने प्यारे लग रहे हैं, जिन्हें देखकर अपने टाइम की यार जब हम फ्रेशर पार्टी में आए थे। अब उसकी हरकतें देखकर सब हंसने लगे और माहौल थोड़ा सहज हो गया और सिया भी हंसने लगी। सारे फ्रेशर्स के बीच में बहुत सारे गेम खेले गए और सब ने बहुत इन्जॉय किया और जिसके जो भी टैलेंट उसे उसके अनुसार डांस करने या सिंगिंग करने की छूट दी गई। अक्षत ने वर्षा से कहा कि सिया को सिंगिंग के लिए बोलो। वर्षा ने स्टेज पर जाकर सिया को सिंगिंग के लिए रिक्वेस्ट की। सिया थोड़ी सी घबरा रही थी क्योंकि उसने पहले कभी इतने सारे लोगों के बीच में सिंगिंग नहीं की थी। सिया ने अक्षत की तरफ देखा। अक्षत उसकी प्रॉब्लम समझ गया। उसने लाइट को लो कर दिया जिसमें सिया को कोई भी दिखाई ना दी और सिया के ऊपर हल्की सी लाइट पड़ रही थी जिसमें हर कोई उसे गाते हुए सुन सके। सिया ने कहा, ये हमारा सबसे पसंदीदा गाना है जो हम अभी आप सबके सामने गाने वाले हैं। सिया ने जोर की सांस ली और गाना शुरू किया। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। सिया की रूहानी आवाज़ पूरे हॉल में गूंज रही थी। हर कोई उसकी आवाज़ में खो गया और जब गाना ख़त्म हो गया तो फिर तालियों की आवाज़ से पूरा हॉल गूंज उठा। अक्षत तो समीर के कंधे पर अपना सिर रखकर बस सिया को अपलक देखता रह गया और बोला, भाई तेरी भाभी से आज फिर से प्यार हो गया। समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, कंट्रोल करो मेरे रोमियो, अपनी जूलियट आपको ही मिलेगी। सभी सीनियर्स ने कुछ परफॉर्मेंस दी और सभी की रिक्वेस्ट पर वर्षा ने भी डांस किए और इसके बाद बारी आई समीर की। समीर से गाना गाने की रिक्वेस्ट की गई। समीर ने मजाकिया लहजे में कहा कि अगर मैंने गा दिया तो कहीं आप सबको गाने से नफरत ना हो जाए। हॉल में मौजूद हर शख्स हंसने लगा। फिर समीर ने डांस करने की रिक्वेस्ट की गई और समीर ने अपना जलवा बिखेर दिया। उसने इतना बेहतरीन डांस किया कि वर्षा और अक्षत के अलावा हर कोई हैरान था। अब सब समझ चुके थे कि क्यों उसे पिछले साल मिस्टर फ्रेशर चुना गया था और वर्षा को मिस फ्रेशर। वर्षा ने अक्षत को पकड़ा और स्टेज की तरफ ले गई और माइक लेकर कहने लगी, आप लोग अक्षत सर से भी कुछ करवाना नहीं चाहेंगे। चारों तरफ सन्नाटा छा गया क्योंकि सब अक्षत से डरते थे। उसके बीच से एक आवाज़ गूंजी और वो आवाज़ सिया की थी। सिया, अक्षत सर प्लीज एक गाना सुना दीजिए। सब सिया को घूर घूर कर देखने लगे। अक्षत ने गुस्से से सिया की तरफ देखा और फिर वर्षा समीर की तरफ देखा और वहाँ से चला गया। आज की कहानी बस यहीं तक। मिलती हुई इस कहानी के अगले हिस्से के साथ अपने दूसरे चैनल पर। अगर आप लोग हमारे उस चैनल के बारे में नहीं जानते हैं तो उसका लिंक मैं नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ इस कहानी के अगले हिस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।